हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, लीगल बज़ रिवीजन डोज में आज CRPC 1973 से हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको CRPC 1973 के कुछ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला टर्म है हाई कोर्ट और जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसमें पूछा गया है कई बार कि अभियोजन का संचालन कौन करता है। यानी हाई कोर्ट और जिला न्यायालय जो होते हैं उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से जो किसी भी मामले में कोई कार्रवाई होती है तो उसकी ओर से यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो है इन न्यायालयों में संचालन कौन करता है, तो लोक अभियोजक करता है, याद रखें। और ये सेक्शन 24 में बताया गया है CRPC के। यानी हाई कोर्ट है, वहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से जाएगा लोक अभियोजक उनकी ओर से सुनवाई करने। उसी तरह से जो जिलों में जिला न्यायालय होते हैं तो वहाँ पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से उनकी ओर से सुनवाई करने कौन जाएगा, जो है लोक अभियोजक। तो ये सेक्शन 24 में एक्सप्लेन करता है कि लोक जो अभियोजक होता है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से जो है अपने मामले की पैरवी करता है, तो वही लोक अभियोजक कहलाता है सेक्शन 24 में। तो अभियोजन के संचालन के बारे में पूछ लिया जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में अभियोजन का संचालन कौन करता है, तो लोक अभियोजक करता है। नेक्स्ट टर्म है मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अब यहाँ पहले हमने बात की हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। अब बात करें मजिस्ट्रेट के न्यायालय यानी जेम फर्स्ट जेम सेकंड के जो न्यायालय होते हैं, निचले न्यायालय, तो उनमें जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से अभियोजन का संचालन कौन करता है। तो यहाँ पर याद रखें जो निचले न्यायालय मजिस्ट्रेट के हैं उनमें अभियोजन का संचालन जो है सहायक लोक अभियोजक यानी APP, जिसको आपने भी सुना है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सेक्शन 25 में बताया गया है। इस धारा को याद रखें। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। और ये कब किए जाते हैं, जैसे विशेष वर्ग के मामले उसमें किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में जो है अभियोजन का संचालन कौन करता है, सहायक लोक अभियोजक द्वारा। और ये राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हैं। उसी कारण से केंद्र सरकार की ओर से भी पैरवी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, क्योंकि केंद्र सरकार जो है निचले न्यायालय जो है वहाँ पर तो आएगी नहीं, तो वो अपनी ओर से अभियोजन या पैरवी करने के लिए जो है मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजक विशेष मामलों में अपॉइंट करती है कि हाँ आप हमारी तरफ से पैरवी करिए। तो यही जो है सहायक लोक अभियोजक है जो मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करता है, सेक्शन 25। नेक्स्ट टर्म है पुलिस अधिकारी लोक अभियोजक होने का पात्र नहीं। यानी इससे काफ़ी पूछा जाता है कि क्या लोक अभियोजक जो है वह किन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है, क्या पुलिस अधिकारी को भी लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बता दें कि लोक जो अभियोजक नियुक्त किया जाता है किसी भी जिला न्यायालय में, तो वह कहाँ से, यानी जो DM हमारे ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है, उसके द्वारा एक नामों का पैनल तैयार किया जाता है कि भैया ये व्यक्तियों का नामों का पैनल जो तैयार हुआ है, इन्हीं व्यक्तियों में से लोक अभियोजक जिला न्यायालयों में अपॉइंट किया जाएगा। तो ये DM की एक पावर होती है, जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसकी ये पावर होती है कि वह एक पैनल तैयार करता है जिनमें उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जिनमें से लोक अभियोजक जो है नियुक्त किए जाएंगे। अगर उस पैनल में नाम नहीं है तो उस व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखें। तो इस तरह से ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस अधिकारी को क्या लोक अभियोजक, तो हाँ, तो यस, पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है जब विशिष्ट कोई मामला आ जाता है और जिला न्यायालय में जो है APP उपलब्ध नहीं है, यानी उस मामले की सुनवाई करने के लिए, पैरवी करने के लिए जो है APP उपलब्ध नहीं है और विशिष्ट प्रकार का मामला है। तो इसी कंडीशन में फिर पुलिस अधिकारी को भी लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जिस पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक नियुक्त किया जा रहा है उस पुलिस अधिकारी ने उस किसी भी क्राइम के संबंध में जो पैरवी करेगा उसमें अन्वेषण में वह सम्मिलित नहीं हुआ हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट टर्म है। और एक और टर्म है निरीक्षक की पंक्ति से, यानी SHO जो होता है उससे नीचे की जो पंक्ति में
जो पुलिस अधिकारी होगा उसको लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा विशिष्ट मामले में, यानी कांस्टेबल, उसको लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता। कांस्टेबल से ऊपर की जो पंक्ति के अधिकारी हैं पुलिस अधिकारी, उसको विशिष्ट मामलों में लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है जब एपीपी यानी जो है सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है। तो ये याद रखें आप, इम्पोर्टेंट टर्म है ये सभी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप इसको बैरेट में पढ़ेंगे तो सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो धारा 25 की उपधारा 3 जो है इस बारे में आपको बताती है। नेक्स्ट टर्म है हमारा, काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है इससे एमपी सिविल जज के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2016 में कि दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा जो है क्या संशोधन किया गया था सीआरपीसी में। तो धारा 24 जो है सीआरपीसी की, उसकी जो उपधारा 8 है उसके परंतु में एक संशोधन किया गया था जिसमें बताया गया था कि पीड़ित व्यक्ति अपनी ओर से अधिवक्ता चुन सकता है अपने मामले में, यानी अपने पीड़ित व्यक्ति के द्वारा अपने अधिवक्ता चुनाव का अधिकार उसे प्राप्त हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 उसकी जो धारा 24 थी उसकी उपधारा 8 था, उसमें एक परंतु जोड़ा गया था जो महत्वपूर्ण है, आप उसको ध्यान रखें कि पीड़ित व्यक्ति अपने लिए अधिवक्ता चुन सकता है। नेक्स्ट टर्म है दंड न्यायालय और कार्यालयों के गठन के बारे में सीआरपीसी में कहाँ बताया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 6 से धारा 25A यानी सेक्शन 6 से 25A तक जो है दंड न्यायालय जो होते हैं हमारे और कार्यालय जो उनके गठन के बारे में प्रोविजन है। नेक्स्ट टर्म है महानगर क्षेत्र, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से समझा था। तो जिसकी आबादी 10 लाख हो जाती है इस एरिया, उनको राज्य सरकार जो है गजेटी अधिसूचना के द्वारा जो है महानगर क्षेत्र घोषित करती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या जो महानगर सेक्शन क्षेत्र जो है सेक्शन 8 में बताए गए हैं सीआरपीसी के, तो उसके अंतर्गत क्या उन महानगर क्षेत्र की सीमाएं को घटाया बढ़ाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। तो यस, बढ़ाया जा सकता है, राज्य सरकार उन सीमाओं को घटा भी सकती है बढ़ा भी सकती है। अब घटाने की बात करें तो मान लीजिए किसी इस तरह से नहीं घटाया जाएगा कि 10 लाख की आबादी जो है नहीं है अब उस एरिया में, तो उसको महानगर क्षेत्र घोषित करें। ऐसा नहीं होगा। 10 घटाने का मतलब ये है कि उसको कंप्रेस करके यानी किसी अन्य एरिया को उसमें सम्मिलित किया जा सकता है या उसको उसमें से घटाया जा सकता है, लेकिन आबादी के आधार पर नहीं कि यह उसकी आबादी 10 लाख से कम हो गई तो उसको अब महानगर क्षेत्र घोषित नहीं माना जाएगा। अगर ये इस तरह का जो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। घटाने बढ़ाने का मतलब है कि घटाने का मतलब है कि उस एरिया को कम किया जा सकता है, पॉपुलेशन को कम नहीं किया जा सकता। यही तरह से बढ़ाने का मतलब जो है अन्य एरिया को मिलाकर उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यही राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जो है जारी करती है। तो इसे याद रखें आप कि क्या महानगर क्षेत्र की सीमाओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यस, राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है अधिसूचना के द्वारा। नेक्स्ट टर्म है प्रत्येक जिले में जेएम फर्स्ट जेएम सेकंड के कितने न्यायालय होंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कितने कोर्ट्स होते हैं। तो ये कितने भी हो सकते हैं जितना राज्य सरकार जो है अधिसूचना के द्वारा डिसाइड करे, यानी ये राज्य सरकार के ऊपर है वो कितने न्यायालय जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड के खोलना चाहती है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सब किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार के पास पावर तो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड के न्यायालयों को खोलने की, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श से यानी हाई कोर्ट से परामर्श लेनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारा महानगर क्षेत्र में सीजेएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और कौन किसको किया जाता है। यानी ये काफ़ी पूछा जाता है कि जो मेट्रोपोलियन एरिया होते हैं जहाँ 10 लाख की आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको मेट्रोपोलियन एरिया कहा जाता है। तो उसमें जो महानगर मजिस्ट्रेट में जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंट किया जाता है वो कौन व्यक्ति होता है और किसके द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखें, हाई कोर्ट के द्वारा जेएम को नियुक्त किया जाता है, यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी प्रथम वर्ग जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उसको ही सीजेएम नियुक्त किया जाता है मेट्रोपोलियन एरिया में, महानगर क्षेत्रों में। और ये किसके द्वारा किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये आप महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखें, इनसे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब जो विशेष मामलों में केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट की जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। और ये सेक्शन 12 में आपको सीआरपीसी में मिलेगा, यानी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रोविजन धारा 12 में।
और हाई कोर्ट द्वारा या केंद्र सरकार के हाई कोर्ट द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर ये अपॉइंट किया जाता है। यानी हाई कोर्ट तो इसको अपॉइंट करता है, लेकिन रिक्वेस्ट किसकी होती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, कि भैया इस विशेष मामलों में आप जो है एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करिए। तो ये हाई कोर्ट का कार्य होता है कि वो अपॉइंट करे, लेकिन अनुरोध किसने किया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने। तो ये आपको नेसेसरी एलिमेंट जो है याद रखने हैं। उसी तरह से एक और एलिमेंट है इसमें कि जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं विशेष मामलों में, वो कितनी अवधि के लिए नियुक्त हो सकते हैं। यानी अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन उनका जो प्रवर्तन है यानी उनकी जो शक्तियाँ हैं वो कितने समय तक रहेगी। तो 1 वर्ष तक जो है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो सकते हैं, यानी उनकी अवधि मैक्सिमम 1 ईयर होती है। तो ये काफ़ी इससे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। लास्ट है लीगल बज रिविजन डोज का JM फर्स्ट JM सेकेंड जो है सेक्शन 11 में बताए गए हैं। याद रखें कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेकंड न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उसके बारे में सेक्शन 11 में है, और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में धारा 13 में है। याद रखें, रिवाइज करें, JM फर्स्ट जो है और JM सेकंड जो है सेक्शन 11 में है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सेक्शन 13 में है, धारा 13 में है। तो इसमें पूछा गया है कि स्थानीय क्षेत्र में प्रयुक्त शक्तियों को परिनिश्चित कौन करता है। यानी जिन क्षेत्रों में जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने कार्य करते हैं या जिस स्थानीय क्षेत्र में वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो क्या उनको परिनिश्चित किया जा सकता है, उनको निर्धारित किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, CJM जो होता है, वह उनकी सीमाओं को परिनिश्चित कर सकता है कि भैया आप अब इस क्षेत्र में इतनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी उनके ऊपर पावर CJM की होती है। तो याद रखें, सेक्शन 14 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ये पावर है कि वह जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या विशेष मामलों में अगर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुरोध पर, तो उनकी स्थानीय क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनकी सीमाओं या शक्तियों को परिनिश्चित कर सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 14 के अंतर्गत। तो ये याद रखें, सभी नेसेसरी एलिमेंट है और इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज महत्वपूर्ण चीज़ों को रिवाइज किया। नेक्स्ट लीगल बज रिविजन डोज में फिर से हम कुछ नया सीखेंगे और सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।